अब हम शुरू करने लगे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और फिर इनको हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि कैसी होती हैं, किस तरीके से काम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी मेनली चलती है हमारे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, ठीक है। तो इनके इंस्ट्रूमेंट यानी वो तीन तरीक़ेकार या वो तीन टूल्स जिनके ज़रिए से हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। पहला है रिक्वायर्ड रिजर्व्स रेशियो, सेकेंड इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड थर्ड इज़ डिस्काउंट रेट पॉलिसी। रिक्वायर्ड रिजर्व्स रेशियो वो हमारे या हम जो पब्लिक हैं हमारे वो रेशियोज़, हमारे रिज़र्व्स का वो रेशियो जो कि सेंट्रल बैंक ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो कमर्शियल बैंक लैंड आउट नहीं कर सकता, ठीक है। डिस्काउंट रेट पॉलिसी मिनिमम वो इंटरेस्ट रेट सेट बाय सेंट्रल बैंक जो किसी दूसरे बैंक को लोन देते वक्त काम आएगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाना हो या कम करना हो। तो अब इसके बारे में थोड़ी तफसीलात मैं बता देती हूँ। अब सेंट्रल बैंक इशू करता है ट्रेजरी बिल्स, उम्मीद करती हूँ आपको इस बारे में मालूम होगा, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो इशू करता है ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स वो कमर्शियल बैंक के पास भी मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी कमर्शियल बैंक के एसेट्स के अंदर जो है आपके सिक्योरिटीज़ और हमारे रिज़र्व्स और सब कुछ अवेलेबल होता है जिसके अंदर एसेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जब सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई में अगर मनी सप्लाई बढ़ानी होगी तो वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ ख़रीद कर अंदाज़ा सी बात है, जब आपसे पैसे ले सिक्योरिटीज़ ले लेगा तो उसके बदले आपको पैसे देगा, यानी कि मनी देगा। फिर वो मनी जो है वो कमर्शियल बैंक जो है लैंड आउट कर देती है एज लोन या इन्वेस्ट कर देती है। तो ज़ाहिर सी बात है लोन की सूरत में या इन्वेस्टमेंट की सूरत में जब वो मनी मार्केट में आता है या इकोनॉमी के अंदर आता है तो वो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये ओपन मार्केट ऑपरेशन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की जानिब वापस, ठीक है। इसका एक वीडियो हम मालूम करने की कोशिश करेंगे रिज़र्व्स की डिमांड एंड रिज़र्व्स की सप्लाई से, ठीक है। रिज़र्व डिमांड ताकि नजर आ जाए, ठीक है। रिज़र्व डिमांड, रिज़र्व सप्लाई, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेके चलेंगे, ठीक है। जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट हम अज्यूम कर रहे हैं फेडरल फंड रेट, क्या FFR, ओके। उसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट शो कर रहे होंगे डिस्काउंट रेट, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे सेंट्रल बैंक जो इशू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व्स, ER या RE करके लिखने कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। रिज़र्व का सप्लाई जो है वो मनी सप्लाई की तरह एक्सोजेनस है, ठीक है। एक हद तक वो इंटरेस्ट रेट से जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद वो एक इंटरेस्ट रेट की पॉइंट पे आने के बाद जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला इंटरेस्ट रेट कौन सा है जिस पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाला इंटरेस्ट रेट आपका कहलाएगा IDR, ठीक है। फिर ये तो आ गया आपके पास रिज़र्व्स की सप्लाई। अब चले रिज़र्व्स की डिमांड की जाने। रिज़र्व की डिमांड
डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनी की डिमांड होती है, अगर आप लोगों ने ISLM में मनी डिमांड पढ़ी हो तो। ठीक है, एक हद तक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके बाद ये भी कांस्टेंट हो जाती है। रिजर्व की डिमांड करने वाले होते हैं हम नॉन बैंक पब्लिक या कमर्शियल बैंक वाले स्पेशल। ठीक है, अब ये जो वो इंटरेस्ट रेट जो कि जिसके बाद आपका रिजर्व की डिमांड पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है, ये कहलाती है इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सिस रिजर्व्स। ठीक है, फिर हम ये देख रहे हैं पॉइंट ई, यानी कि इक्विलिब्रियम का वो इंटरेस्ट रेट जो कि मार्केट के अंदर चल रहा होता है, यानी कि IFFR, यानी कि फेडरल फंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, अब हम कुछ केसेस करेंगे जिसके अंदर ये कुछ चीज़ें चेंज हो रही होंगी और उससे हमें पता चलेगा इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, किन किन सूरत हालों में पड़ता है। ठीक है, IFFR यानी कि फेडरल फंड रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो इसके इक्वल भी हो सकता है, यानी कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट इसके इक्वल भी आ सकता है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट इसके इक्वल भी आ सकता है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें अब देखेंगे। तो केसेस की जानिब चलता हूँ। पहला केस, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का बढ़ जाना। ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का चेंज पॉजिटिव चेंज है। ठीक है, बढ़ जाना है या पॉजिटिव चेंज। ठीक, चलो अब ये चीज़ जो है ये इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट डालेगी तो कैसे डालेगी, पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर इसकी कहानी पे बात कर लेंगे। चल, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का बढ़ना यानी कि कमर्शियल बैंक के हाथ में पहले जितने पैसे थे जो वो लैंड आउट कर रहा था अब उतने नहीं हैं। ठीक है, अब जब लोग उनसे पैसे डिमांड करेंगे तो वो दे नहीं सकेंगे। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम की एडजस्टमेंट तो हो ही नहीं पाएगी ना, एट दी एंड रिजर्व डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। ये आ गया आ गया ई। ठीक है, RD। अब जो चेंज आएगा इसमें वो मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आ गया वो इक्विलिब्रियम का इंटरेस्ट रेट और सब कुछ जो मैंने पहले बना के आपको दिखाया। ठीक है, ये आ गया पहला इंटरेस्ट FFR। ठीक है, अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के बढ़ने की वजह से कमर्शियल बैंक की लैंडिंग हो गई कम। ठीक है, कमर्शियल बैंक लैंडिंग रिड्यूसेस, क्योंकि अब उसको जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व का जो रेशियो है वो बढ़ गया है। अब लोग तो वैसे ही डिमांड करें ना पहले के हिसाब से, तो क्या करेंगे वो रिजर्व की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट है रिजर्व्स का ये पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल जो है ये आगे चल, ये हो गया। तो ये जो ये जो रेड वाला है ये नया रिजर्व डिमांड है। ठीक है, और ये ई डैश जो है ये आपका नया इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम आ गया। और यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये तो आ गया R बार जो कि एक्सोजेनस है सेंट्रल बैंक की तरफ से। ठीक है, और ये आ गया इंटरेस्ट रेट FFR डैश। ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट जो कि अब नया है मार्केट के अंदर आफ्टर रिजर्व की डिमांड के बढ़ने के बाद। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्काउंट रेट का इंटरेस्ट रेट और ये यहाँ से आ गया आपके पास
अगली वाले की तरफ चलते हैं। अगले वाला है रिज़र्व सप्लाई का चेंज होना, यानी कि सेंट्रल बैंक ने रिज़र्व्स को ही चेंज कर दिया। ठीक है, केस 2, चेंज इन रिज़र्व सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करेगा? सिंपल, अगर जो एग्जोजेनस कांस्टेंट पार्ट चल रहा है, जो सेंट्रल बैंक की तरफ से डिटरमाइन हो रहा था, वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, ये तो वो आ गया जो आपका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फिर जब रिज़र्व सप्लाई में चेंज आएगा पॉजिटिव, या सेंट्रल बैंक की तरफ से मनी सप्लाई बेसिकली बढ़ती है, तो रिज़र्व सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। ये जो ठीक है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट था मार्केट का, जिसको हम लोग यहाँ पे फेडरल फंड इंटरेस्ट रेट लेके चल रहे हैं, वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब अगर ये चेंज होना या इस रिजर्व सप्लाई का बढ़ना जो है मार्केट वाले इंटरेस्ट रेट पे अफेक्ट ना डाले, तो सीन हो सकता है, केस हो सकता है। देखिए, मार्केट वाला इंटरेस्ट रेट बिल्कुल अनअफेक्टेड है, वो कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है कि सिर्फ और सिर्फ इस केस के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है कि जब आपका रिज़र्व सप्लाई बढ़ जाए, तो आपके मार्केट के इंटरेस्ट रेट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्सेस रिज़र्व के इंटरेस्ट रेट के बराबर है, या जो आपका रिज़र्व का सप्लाई जो इंटरसेक्ट कर रहा है रिज़र्व के डिमांड को, वो उसके हॉरिजॉन्टल पार्ट पे। ठीक है, अब एक और केस, डिस्काउंट पॉलिसी रेट का इंक्रीज़ होना, यानी कि सेंट्रल बैंक ने डिस्काउंट विंडो रेट जो थी वो बढ़ा दिया, तो क्या होगा? पहले तो मैं इसका इक्विलिब्रियम बना लूँगी। ठीक है, ये तो आ गया मार्केट का इंटरेस्ट रेट, ये आ गया रिज़र्व की डिमांड, ये आ गया रिज़र्व की सप्लाई, ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यहाँ पे रिज़र्व्स की अमाउंट चल रही है। ठीक, तो डिस्काउंट विंडो रेट कहाँ था? यहाँ पे। तो जब सेंट्रल बैंक ने इसको बढ़ाया, मतलब इस वाले पार्ट को पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको रिज़र्व सप्लाई डैश, ठीक है, ये आ गया ID डैश। ठीक है, डिस्काउंट विंडो रेट जो है जब बढ़ जाएगा तो ये नया डिस्काउंट विंडो रेट और रिज़र्व सप्लाई पे ये अफेक्ट आएगा। ठीक, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के इंटरेस्ट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ना पड़े, पड़ भी सकते हैं। तो वो वाला केस यानी कि नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम एक केस कर लेंगे जिसके अंदर ये अफेक्ट कर रहा होगा इक्विलिब्रियम को। ठीक है,
ये रिजर्व्स आ गया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आ गया। ये आ गया रिजर्व्स का सप्लाई। ठीक है, तो अब ये जो इंटरसेक्शन यहाँ डिमांड की चल रही थी वो इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिज़र्व की डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट आएगा। ठीक है, तो पहला इक्विलिब्रियम ये आ गया। ठीक है, अब जब डिस्काउंट विंडो रेट लगा और इंटरेस्ट रेट वहाँ से बढ़ गया तो सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन के अंदर, यानी कि डिस्काउंट विंडो रेट के बढ़ने के अंदर इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में। ठीक है जी। अब इसके बाद बिल्कुल एक आखिरी चीज़ रह गई। ठीक है, उसके अंदर भी ऐसी 2 केसेस हम देखेंगे, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जो कि एक्सेस रिजर्व्स में मिल रहा था, अगर उसके अंदर तब्दीली आए तो। ठीक है, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व, तो क्या होगा? ठीक है, मैंने आई लिखा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सपोज करते हैं कि ये चेंज इन एक्सेस रिजर्व जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, जो मैं केस करवा रही हूँ, अगर आपको इसका ऑपोजिट करके खुद देखना है या कोई कन्फ्यूजन होती है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको करवा दूँ जिसके अंदर नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि ये चेंज जो है इसने इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। ठीक है, ये रहा इक्विलिब्रियम, रिजर्व डिमांड, रिजर्व सप्लाई। ठीक है, अब एक्सेस रिजर्व का इंटरेस्ट रेट कहाँ था? इसका बढ़ना, यानी कि इसके पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एक्सेस रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट था उसके बढ़ने से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, अब अगर ये इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, अगर ये इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सेस रिजर्व के बढ़ने से इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आता है तो वो कौन सा केस होगा, वो कौन सा सिनेरियो होगा? ठीक है, वाओ, थैंक यू फॉर कॉलिंग। कितनी क्लास की है? ठीक है, यानी कि ये जो रिजर्व की सप्लाई, 7 बजे कौन क्लास लेगा? रिजर्व सप्लाई, ये रिजर्व की डिमांड। अब यहाँ पे ये एक्सेस रिजर्व है और ये आपका इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो अगर ये बढ़ जाए तो नया बन गया, ये नया आ गया एक्सेस रिजर्व। अब इसके बढ़ने से इक्विलिब्रियम का एक्सेस जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ गया। ठीक है, यार देखो, तो 8 बजे उम्मीद के मैं बाद करती issue हूँ नहीं कि है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होगी, 8 बजे के क्लास कर डालो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों की अगर इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।